हाय एवरीवन। तो यार आज हम केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने जा रहे हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग जो है वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी केमिस्ट्री के चैप्टर से बनते हैं जो सबसे कम टाइम में इजीली हो जाते हैं तो वो है केमिकल बॉन्डिंग। और अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से भी देखें तो दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। बहुत मजा आने वाला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जनरली ऐसा लगता है याद करने का, बट ये चैप्टर बहुत ही लॉजिकल है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस जर्नी की। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, वीबीटी, वीएसईपीआर, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, आयनिक बॉन्ड और भी बहुत कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। और जो बच्चों ने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है अभी तक, यार वो लोग पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना, क्योंकि बार बार पीरियोडिक टेबल की टर्म्स, उसके रेफरेंसेस यूज आएंगे। और जिन्होंने पढ़ लिया है, जिनको पढ़ते हुए कुछ टाइम हो गया, वो पीरियोडिक टेबल के पहले नोट्स रिवाइज कर लें, फिर इस चैप्टर को शुरू करें। ठीक है, तो चालू करें। बहुत मजा आने वाला है यार। मेरा ये फेवरेट चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री का। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो यार ये पीरियोडिक टेबल है। अब देखो, समझने की बात यह है, जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा तो हमने उसमें यह देखा कि एक एटम बनता कैसे है, तो हमने उसमें एटम बनाना सीखा। जब हमने पीरियोडिक टेबल देखा तो उसमें हमने यह देखा कि यार जब एक एटम हमारे पास होता है तो हम उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, कौन इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, कौन शेयरिंग पसंद करता है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हमने देखा, एटॉमिक रेडियस हमने देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने देखा। बट गौर करने वाली बात यह है कि वहां पे हमने जितना भी देखा, एक अकेले एलिमेंट के बारे में हमने बात करी। आपको समझ रहे हैं हम क्या करने वाले हैं? पहले हमने एटम कैसे बनता है यह समझा, फिर वो एटम कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं ये समझा। तो सर फिर हमने सब समझ तो लिया, केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत कहां पर है, क्यों हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। उसके लिए मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। आई वांट योर अटेंशन ऑन दिस इमेज। ये क्या है? ये हमारा गोला है, पीके की भाषा में ये हमारा गोला है, हमारा गोला है ये। इस गोले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेयर होता है, जमीन के नीचे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अगर आप गौर करेंगे, अभी मैं आपका ध्यान सिर्फ एटमॉस्फेयर पे केंद्रित करना चाहता हूं कि आप एटमॉस्फेयर के बारे में सोचें। सबको पता है कि एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस होती है एटमॉस्फेयर में? N2 78%, O2 31%, CO2 0.04%, आर्गन 0.93%। गौर करने वाली बात यह है कि 99% ऑफ द गैसेस इन एटमॉस्फेयर, वापिस से बोलूंगा, 99% जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में वो एक एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। और दुख की बात यह है कि अभी हमें मॉलिक्यूल के बारे में कुछ नहीं पता है। आप समझ गए? आर्गन जो 0.93% है उसके बारे में हमको पता है कि हां भाई ये इनर्ट होती है, नोबल गैस होती है, ये वो पीरियोडिक टेबल में हम इसके बारे में कुछ कुछ जान चुके हैं। बट N2, नाइट्रोजन का हमको पता है यार हाफ फिल्ड होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, पर N2 बनने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो गया कि नाइट्रोजन अकेला नहीं रह सकता एज एन एटम, उसको मॉलिक्यूल बनना पड़ा? ऑक्सीजन की लाइफ में क्या दुख है कि उसको एटम बन के रहने में प्रॉब्लम है, उसको मॉलिक्यूल बनना पड़ रहा है। सेम फॉर CO2। और दुनिया में अगर लाखों करोड़ों कंपाउंड्स हैं तो 99% से ज्यादा कंपाउंड्स अर्थ पर एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में रहते हैं, अकेले एटम की फॉर्म में नहीं मिलते। इसका मतलब अकेले एटम्स मोस्ट केसेस में अनस्टेबल होते हैं। उनको स्टेबल होने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए बॉन्डिंग करनी पड़ती है। जैसे यार हम भी अगर अकेले रहेंगे तो अनस्टेबल रहेंगे, हमें भी जीवन में पेरेंट्स, फ्रेंड्स, पार्टनर की जरूरत पड़ती है स्टेबल होने के लिए। आपकी उम्र में भी पार्टनर की जरूरत नहीं है, दोस्तों से, पेरेंट्स से, भाइयों बहनों से काम चलाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, तो सिमिलरली एटम्स को भी
कंबाइन होने की जरूरत पड़ती है, मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत पड़ती है स्टेबल होने के लिए। अब कौन किसके साथ कंबाइन करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, ये पास में आ रहे हैं तो एनर्जी को क्या हो रहा है, जब दो एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो शेप क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमको केमिकल बॉन्डिंग से मिलता है। तो अब पूरे बॉन्डिंग की शुरुआत हम एक सिंपल सी चीज समझने से चालू करते हैं। ठीक है, शुरू करें? पक्का? तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, इसको अपन समझते हैं H2 की मदद से। सबसे बेसिक है। अच्छा, अब एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस होती है, पर जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो H एटम से मिलकर नहीं बनी होती, वो H2 मॉलिक्यूल एक्चुअली में होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन का एटम भी अकेला हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में अनस्टेबल है, उसको भी कंबाइन होना पड़ता है स्टेबल होने के लिए। तो अकेले एटम में क्या दुख है, कंबाइन होने के बाद वो दुख कैसे दूर होता है, यही तो साइंस है यार, यही तो अपने को करना है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से नंबर आएंगे, सब कुछ होगा, बट एक इसकी ब्यूटी समझो। हम यूनिवर्स के जो बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं उसको सुलझाने की शुरुआत यहां पे कर रहे हैं। अगले 2 साल, 1 साल, 3 साल, जितने की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये सारी चीजें सीखोगे कि हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क। एक हाइड्रोजन का एटम अकेला अनस्टेबल क्यों है, आज हमको इसका आंसर मिल जाएगा। देखो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, एक हाइड्रोजन के एटम नंबर 1 पे पूरा अपन फोकस करते हैं। यहां पे आपको एक न्यूक्लियस दिखेगा लाइट ब्लू से, जिसके ऊपर H लिखा हुआ है, मैंने मार्क कर रखा है, और एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा लाल कलर का। तो ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, एटम नंबर 2 में भी एक हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन का फोर्स है। क्लियर हुआ? पर दुविधा यह है कि ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है ये इनफ नहीं है क्या करने के लिए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए। क्या करने के लिए इनफ नहीं है, उसको स्टेबल स्पीशीज बनाने के लिए स्टेबल नहीं है। अब सिचुएशन नंबर 2 हम एनालाइज करते हैं। ये हमारे पास सिचुएशन नंबर 2 है, जब एटम 1 और एटम 2 पास में आए, कंबाइन हुए। इस केस में आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको एक नई पिक्चर दिखेगी। नई पिक्चर क्या है? नई पिक्चर कुछ ऐसी दिखती है। आप सिर्फ रेड वाले इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो। केस नंबर 1 में रेड वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो एटम 1 का इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर सिर्फ एटम 1 के न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था जब हाइड्रोजन का एटम अकेला घूम रहा था। जब हमने दोनों एटम को कंबाइन किया तो एक नया फोर्स आ गया, ये वाला, जहां पर हाइड्रोजन एटम नंबर 2, द्वितीय हाइड्रोजन एटम नंबर 2 का जो न्यूक्लियस है वो भी अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है। किस पे? हाइड्रोजन नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन पे। तो मतलब एक नया अट्रैक्शन का फोर्स आया जब हमने दोनों एटम को कंबाइन किया। बात समझ में आई? अब ये जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है, इस पे एटम नंबर 1 और एटम नंबर 2 दोनों के न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। सेम कहानी किस में रिपीट होगी? सेम कहानी रिपीट होगी इसमें, जहां पे एटम नंबर 2 के इलेक्ट्रॉन पे एटम नंबर 1 के न्यूक्लियस का भी फोर्स लगेगा। तो 2 एडिशनल नए फोर्सेस ऐड हो गए। एटम नंबर 1 के न्यूक्लियस ने जो 2 के इलेक्ट्रॉन पे लगाया और एटम नंबर 2 के न्यूक्लियस ने जो 1 के इलेक्ट्रॉन पे लगाया। तो इसका मतलब समझने की बात यह है कि नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज हो गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि एटम 1 के न्यूक्लियस ने एटम 2 के इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। तो एटम 2 का इलेक्ट्रॉन है वो भाग के कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि 1 और 2 के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, 2 और 1 के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स बन गया। तो मतलब दोनों के बीच में एक रिश्ता बन गया। रिश्ता बन गया मतलब बॉन्ड बन गया। तो जो पहले अनस्टेबल थे
वो बॉन्ड बनाने के बाद, अट्रैक्शन फोर्स एक्स्ट्रा एडिशनल आने के बाद क्या हो गए? स्टेबल हो गए। तो यहां से हमको हमारी केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन मिलती है। यह आपको कॉपी में लिखना है कि द अट्रैक्टिव फोर्स which holds various constituents together in different chemical species is called a chemical bond। तो क्या बन गया यहां पे? यहां पे बन गया एक केमिकल बॉन्ड। ठीक है, एटम 1 ने एटम 2 को पकड़ लिया, एटम 2 ने एटम 1 को पकड़ लिया, आपस में इनके बीच में रिश्ता बन गया, ये स्टेबल हो गए और बन चुका है एक केमिकल बॉन्ड। देखो, आप जब अपने ड्रीम कॉलेज में जाओगे, शुरुआत में आपका किसी से कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, आपके कोई दोस्त नहीं बनेंगे, तो बड़ा अकेला अकेला फील होता है। मैं आईआईटी बॉम्बे गया था, बड़ा रोना आया था यार, 2-3 दिन तो किससे बात करूं, कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई जान पहचान वाला नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं था मेरा, अकेला घूम रहा था, अनस्टेबल था, परेशान था। पर फिर 2-3 दिन में दोस्ती डेवलप होना शुरू हुई, लोगों से जान पहचान बढ़ी, कॉम्बिनेशन बने और स्टेबिलिटी आई। तो एटम्स की दुनिया में भी एग्जैक्टली ये ही सेम चीज होती है। आई बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन कि अट्रैक्टिव फोर्स होने से, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ क्यों रही है? अट्रैक्टिव फोर्स के होने से एक्चुअली में नेचर में क्या होता है? उसके लिए हमको यह सवाल पूछना पड़ेगा कि एनर्जी का क्या। देखो, एक फैक्ट है जो आपको आपकी कॉपी में लिखना है, और वो फैक्ट यह है कि जब भी एनर्जी डिक्रीज होगी किसी भी सिस्टम की, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। क्या लिखना है? जब भी एनर्जी डिक्रीज होगी किसी सिस्टम की, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और जब दो एटम के पास आने से एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो वो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जहां पर जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो नेट एनर्जी रिलीज होती है या डिक्रीज होती है। और जब भी दो एटम के पास आने पर नेट एनर्जी बढ़ती है, वो बढ़ती कैसे वो भी अभी आपको समझाऊंगा, तो फिर एटम्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता, एक ढंग का केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, तो उनका कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो हम यार अपने H2 के केस को डेप्थ में समझते हैं कि यार यहां पे नेट एनर्जी कैसे डिक्रीज हुई। तो हमने अभी क्या देखा कि अगर मेरे पास ये दो हाइड्रोजन के एटम है, तो यहां पे सबसे पहले एक चीज और वापस से जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा था उसको यहां पे आपको बता देता हूं कि हम इंफिनिटी पे एक सिस्टम की एनर्जी को जीरो लेते हैं। मतलब अगर एक हाइड्रोजन का एटम दूसरा हाइड्रोजन का एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इस सिस्टम की नेट एनर्जी को जीरो माना जाएगा। अब जब ये इंफिनिटी से एक दूसरे के पास आएंगे तो या तो एनर्जी डिक्रीज होगी मतलब बॉन्ड बन गया, या एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब बॉन्ड नहीं बना। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि पास आने पर एनर्जी डिक्रीज हो रही है कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है? क्या बोला मैंने? सर आपने बोला इंफिनिटी पे एनर्जी जीरो है, कन्वेंशन से हमने मान लिया, कन्वेंशन तो जो है वो है, हम कुछ नहीं कर सकते उसका, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, अपना दिमाग लगाने मत बैठना, आप चेंज नहीं कर सकते। साइंटिफिक कम्युनिटी ने मिलकर डिसाइड कर लिया इंफिनिटी पे एनर्जी को जीरो मानेंगे। वो 100 भी मान सकते थे, 200 भी मान सकते थे, 500 भी मान सकते थे, -500 भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे, बट उन्होंने डिसाइड कर लिया जीरो अच्छा नंबर है, जीरो मानेंगे। तो अगर दो एटम के पास आने पर एनर्जी रिलीज होती है मतलब नेगेटिव हो जाती है, एनर्जी नेगेटिव तभी होती है जब आप इंफिनिटी पे जीरो मान लेते हो। ऐसे एब्सोल्यूट सेंस में एनर्जी नेगेटिव का कोई सेंस नहीं होता, ठीक है, ये सारी बातें बाद में देखेंगे। अभी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों एटम के पास आने पर अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है सिस्टम की तो बॉन्ड बन जाएगा, और अगर दोनों एटम के पास आने पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है सिस्टम की तो बॉन्ड नहीं बनेगा, तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, वो अकेला एटम की तरह से ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हमको कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जब हमने हाइड्रोजन का एक एटम लिया तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में और हाइड्रोजन के ए मतलब ए एटम या वन एटम कुछ भी उसको बोलो, ए एटम, ए हाइड्रोजन एटम में ऑलरेडी एक अट्रैक्शन का फोर्स था उसके न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में। बी हाइड्रोजन एटम में भी ऑलरेडी एक अट्रैक्शन का फोर्स था उसके न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन में, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीख चुके हैं। हम जब इन दोनों को पास में लाए तो दो नए और अट्रैक्शन के फोर्स बने, न्यूक्लियस ए इलेक्ट्रॉन बी के बीच में और न्यूक्लियस बी और इलेक्ट्रॉन ए के बीच में। पर गौर करने वाली बात यह भी है यहां पे कि जब हम दो एटम को पास में लाते हैं तो वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस भी आते हैं।
यार हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन भी तो पास में आए ना जब एटम पास में आए। तो जब इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे तो रिपल्शन भी इंक्रीज होगा। दोनों न्यूक्लियस भी पास में आए, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, तो जब दोनों न्यूक्लियस पास में आए तो पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्शन भी बढ़ेगा। तो जब हम कभी भी पूरी दुनिया में किसी भी दो एटम को, दो कंपाउंड को, दो मॉलिक्यूल को पास में लाते हैं तो एक तो अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ता है और साथ में रिपल्शन का फोर्स भी बढ़ता है। अच्छा चलो मेरे को एक बात बताओ, -10 में मैं 5 ऐड करूंगा, -10 + 5, तो नेट क्या हुआ? -5। सर ये माइनस प्लस कहां से आ गया? अभी तो हम अट्रैक्शन रिपल्शन की बात कर रहे थे। अरे तो बंधुओं सुनो, जब अट्रैक्शन का फोर्स होता है तो एनर्जी नेगेटिव होती है, तो -10 एनर्जी रिलीज होगी अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ने से H2 के बीच में, रैंडम नंबर है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। रिपल्शन के बढ़ने से +5 की एनर्जी इंक्रीज होती है हाइड्रोजन के अंदर। पर नेट एनर्जी का क्या हुआ? अट्रैक्शन से जितनी डिक्रीज हुई प्लस रिपल्शन से जितनी बढ़ी। अगर अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी डिक्रीज हुई और रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी बढ़ी, इनका नेट सम नेगेटिव आ जाता है, मतलब नेट एनर्जी डिक्रीज होती है, तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसका मतलब जब जब अट्रैक्शन का फोर्स जीतेगा तो मॉलिक्यूल बनेगा, और जब रिपल्शन का फोर्स जीतेगा मतलब नेट एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। और अब अगर मैं आपको हाइड्रोजन का एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ग्राफ दिखाऊं तो उसमें कुछ ऐसा होता है। ये दो हाइड्रोजन के एटम है, जब पास आते हैं तो एक डिस्टेंस पर एनर्जी बहुत कम हो जाती है। जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ ग्राफ है उस पर ध्यान दो कि एनर्जी यहां पर नेगेटिव में है। इसी पॉइंट पर हाइड्रोजन के दोनों एटम आकर रुक जाते हैं और उनके बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, यह एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इसमें हमने नहीं बनाया, और हम यहां पे विद प्रूफ कह सकते हैं कि अट्रैक्शन का फोर्स जीत रहा है, क्योंकि नेट एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो हां, दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होकर एक हाइड्रोजन मतलब H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहां पे तो एक पॉइंट के बाद अट्रैक्शन का फोर्स तो बढ़ रहा है, पर फिर भी नेट एनर्जी तो बढ़ रही है घटने की जगह। उसको भी अभी समझाता हूं। जो लोएस्ट पॉइंट है, जब आप उसके लेफ्ट में देखोगे तो अचानक से एनर्जी बढ़ रही है, उसका क्या रीजन है? चलो अब इसको ध्यान से एक एक करके समझते हैं। यह हमारा ग्राफ है जो अभी हमने बनाया। कब एनर्जी कम हो रही है, कब एनर्जी बढ़ रही है, ये सारी चीजें भी तो सीखनी है। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ तो देख लिया, अब उससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, वो देखते हैं। देखो शुरुआत में मान लो हमने इतनी डिस्टेंस रखी थी हाइड्रोजन के एटम के बीच में। यहां पर अगर आप देखोगे तो एनर्जी 0 से कम है, मतलब नेट एनर्जी रिलीज हुई। पर क्या अभी भी मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो गई? क्या नहीं। तो दोनों हाइड्रोजन के एटम और पास में आएंगे, वो और पास आए तो एनर्जी और कम हुई, वो थोड़े से और पास आए। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे जहां पे दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन चुका है, इस पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम है। क्या है इस पॉइंट पे? एनर्जी मिनिमम है। तो जब हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइन होते हैं तो वो एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पर, दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पर रहते हैं, मॉलिक्यूल बन जाता है। अब इसके बाद क्या होगा? अगर आप दोनों हाइड्रोजन के एटम को और पास लाओगे ना, तो जो न्यूक्लियस के बीच का रिपल्सिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इस पॉइंट के बाद एनर्जी एकदम से तेजी से ऊपर जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है काफी कम हो गया, तो रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो हम इससे लेफ्ट में नहीं जाएंगे, हम दो हाइड्रोजन के एटम के बीच में एग्जैक्टली इतना डिस्टेंस रखेंगे, उनके न्यूक्लियस के बीच में। एटम के बीच का डिस्टेंस हम कैसे नापते हैं? उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो हाइड्रोजन एटम के, दोनों हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हम इतना रखेंगे। तो जब हम इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो इस पॉइंट के, इस लाइन के राइट में अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, इस लाइन के लेफ्ट में रिपल्शन डोमिनेट करता है, और हम रिपल्शन को जीतने दे नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम एग्जैक्ट सेंटर पे, जहां पे अट्रैक्शन का फोर्स मैक्सिमाइज्ड है, वहां पे मॉलिक्यूल बन गया, ऐसा बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में ये जो एनर्जी आती है, जो बॉन्ड एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, कि यार इतनी एनर्जी रिलीज हुई इस बॉन्ड के बनने से। पहले एनर्जी 0 थी, जब दोनों हाइड्रोजन के एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, जब एनर्जी 0 थी,
जब वो इस डिस्टेंस पे आ गए, जिसको बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस बोला जाता है, एक केमिकल बॉन्ड है, उस केमिकल बॉन्ड में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, वही जो ग्राफ का मिनिमा है, 0 से लेकर इसकी जितनी तक जो इसकी वैल्यू है, वो बोलते हैं कि इतनी एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो इतना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ही है, पिकोमीटर में है, ये मीटर्स में नहीं है, 10 की पावर -15 मीटर का यहां पे स्केल है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन के केस में जो निकल के आती है, वो निकल के आती है -435.8 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि नेट एनर्जी कम हो गई। तो अगर एक मोल हाइड्रोजन एटम में लूंगा, दूसरा मोल हाइड्रोजन एटम में लूंगा, उनसे मैं मिला के H2 गैस बना दूंगा, तो आपको -435.8 किलो जूल जितनी एनर्जी मिलेगी। जो बॉन्ड लेंथ आती है वो 74 पिकोमीटर की आती है। कितनी आती है, 74 पिकोमीटर की आती है। क्लियर हुआ? चले आगे एक बार समराइज कर लें। यहां तक हमने यह समझा कि नेचर में मोस्ट ऑफ द चीजें एक मॉलिक्यूल के कंपाउंड के फॉर्म में रहती है, क्योंकि अकेला एटम स्टेबल नहीं हो पाता मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ कुछ हैं जो अकेले भी घूम लेते हैं, होते ना यार, कॉलेज में भी कुछ कुछ लोग होते हैं एकल टोड़े, या बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं जिनको किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता, पर मोस्ट ऑफ द लोग तो झुंड में ही घूमते हैं, है ना, दोस्तों के साथ ही रहते हैं। तो एटम्स की दुनिया में भी एग्जैक्टली सेम होता है। दो एटम पास क्यों आते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स जीत जाता है, नेट एनर्जी रिलीज हो जाती है, दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है, जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली भी देख लिया। दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जिसपे वो रहते हैं एक बॉन्ड बना के, उसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ये अभी तक हमने समझा।